कराची, रोशनियों का शहर। मगर ये रोशनियाँ कराची में हमेशा से नहीं थी। अब वो उतार के ले गए, उसको बोला तुम यहीं खड़े रहो, हम लेकर आ रहे हैं वापस इसको। अब वो थोड़ी देर के बाद हमने आवाज़ सुनी, डस 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 डस। वो बंदा आया, बोला आप ले जाओ उठा के, पड़ा हुआ कोने पे। एक दौर था जब ये शहर अंधेरों के साये में चलता था और इसको चलाने वाली सिर्फ गवर्नमेंट नहीं थी। ये है कि इस ऑपरेशन को जो ऑर्गेनाइज किया गया उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। मैं अभी जिस इलाके से आ रही हूँ, उस्मानाबाद और कच्ची आबादी का इलाका है, मैं उन घरों से होकर आ रही हूँ जहाँ पे गोलियां लगी हैं। मैं उन खवातीन से, बच्चों से मिलके आ रही हूँ। क्या करें? यहाँ हमेशा से ही गैंगस्टर्स का कंट्रोल रहा है। कराची को चलाने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ के अंडरवर्ल्ड का था। यहाँ एक चीज थी जो पूरे पाकिस्तान में नहीं थी। यहाँ कानून सिर्फ किताबों की हद तक था। एक शहर, हजारों इलाके और हर इलाके का अपना कानून। इंसाफ जो कहीं भी नहीं था, ताकत के जोर पर सब करवाया जाता था। जमानत पर रिहा होता है, अपने बेटे के साथ अदालत जाते हुए रक्शे में मारा जाता है। 2004 में हमें इतना मिली कि बाबू डकैत जो है कोर्ट जा रहे हैं रिश्ते में, तो हम लोग पहले से बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही वो आया, हम लोगों ने इस पर टीटी पिस्टल और कलाशन कोपों से फायरिंग किया। एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, किडनैपिंग, ये सब कराची में एक आम सी चीज थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया, किरदार बदलते गए, मगर गैंग्स वो आज भी खत्म नहीं हुए। आज भी कराची वैसा ही है, बस क्राइम का थोड़ा सा अंदाज बदल चुका है। मगर सवाल आज भी वही है, आखिर कराची को चलाता कौन है? (1960) कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सिर्फ यही एक शहर चला रहा था। इसलिए हर कोई कराची पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता था। अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिकल पार्टीज, एजेंसीज, डॉन्स, माफियाज, हर कोई इस पर राज करना चाहता था। क्योंकि जो कराची को कंट्रोल करता वही पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। ये शहर अपने ही अंदर एक किंगडम था जिसको कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं था। इसे कंट्रोल करने के लिए जंगें लड़ी जाती थी, जिसको आप क्राइम कह सकते हैं। और कराची में क्राइम का हब सिर्फ एक ही था, लियारी। ये कराची का वो इलाका था जहाँ फैसले कोर्ट में नहीं बल्कि गलियों में किए जाते थे। यहाँ सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के पास रही है जो लॉज को फॉलो करने के बजाय उनको तोड़ते थे। इसी तरह मलीर, कोरंगी, चुरंगी, हर इलाके का अपना कानून था। कराची में क्राइम रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ। इसकी बुनियाद दो भाइयों, शेर मोहम्मद उर्फ शेरू और दाद मोहम्मद उर्फ दादू ने रखी। इनका गैंग कराची में ड्रग स्मगल करता था। इनका मुकाबला था इकबाल उर्फ बाबू डकैत के गैंग से, क्योंकि वो भी लियारी में ड्रग्स और अफीम का काम करता था। इसी सब को लेकर इनकी अक्सर लड़ाइयाँ चला करती थी। इनके अलावा कराची में एक तीसरा गैंग भी था जिसे हाजी लालू अपने बेटे अरशद पप्पू के साथ चलाता था। ये गैंग ड्रग्स के साथ साथ किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के काम में भी इन्वॉल्व था। इसी सब के चलते एक दिन दादल उर्फ दादू को बाबू डकैत का गैंग मार देता है। मगर दादल का एक बेटा था जो ना कि इनसे अपने बाप का बदला लेने वाला था बल्कि पूरे लियारी को अपने कंट्रोल में करने वाला था। असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। इसने 13 साल की उम्र में ही किसी को चाकू मार दिया था और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने अपनी माँ का भी कत्ल कर दिया था क्योंकि उसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के मेंबर से था। रहमान का गैंग वीक था, इसलिए रहमान हाजी लालू के साथ मिल गया और इसके साथ मिलकर इसने बाबू डकैत को खत्म कर दिया क्योंकि उसने इसके बाप को मारा था। अब कराची में सिर्फ एक ही गैंग का राज था जो यहाँ की हर इलीगल एक्टिविटी को कंट्रोल करता था। इसके बाद रहमान को अब लोग रहमान डकैत के नाम से जानना शुरू हुए। रहमान का असली राज शुरू हुआ 2001 में जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई जहां ड्रग्स, भत्ताखोरी, वेपन्स, इन सब का काला धंधा किया जाता था। लियारी के कुछ लोग उसे सरदार भी कहते थे क्योंकि वो अक्सर लोगों की मदद किया करता था। अब रहमान की लड़ाई उसके गैंग मेंबर्स के साथ भी होने लगी। रहमान ने हाजी लालू से कुछ पैसे लेने थे मगर हाजी लालू ने देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से रहमान ने उनके मुकाबले में एक नया गैंग बना लिया। अब कराची में एक नहीं बल्कि 2 गैंग्स थे। अब यहाँ से आता है कहानी में एक नया कैरेक्टर, फैजू मामा।
असली नाम था फैज मोहम्मद। ये रहमान डकैत का बहुत दूर का रिश्तेदार था। फैजू मामा बस अड्डा स्टॉप पर एज अ टाइम कीपर काम करता था। वो हर आने जाने वाली बसेस के टाइम को नोट करता था। कई साल यही काम करता रहा और इसी अड्डे का सुपरवाइजर बन गया। कुछ ही सालों में इसने अपना ट्रक ले लिया और फैजू मामा ट्रांसपोर्ट के नाम से एक बिजनेस शुरू किया। अब कराची में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का भी एक असूल था कि आपको हर महीने वहाँ के गैंग्स, बदमाश और पुलिस को भत्ता देना पड़ता था। तब लियारी में सिर्फ रहमान डकैत का कंट्रोल था, इसीलिए शुरू में फैजू मामा रहमान को 15,000 रुपया दिया करता था और जैसे जैसे इसका बिजनेस ग्रो होता गया ये अमाउंट 15,000 से 50,000 तक चली गई। मगर इस सब से एक आदमी को गुस्सा आता था, अरशद पप्पू को, क्योंकि वो चाहता था कि फैजू मामा रहमान की जगह इसको भत्ता दे, जिसकी वजह से इसने काफी बार फैजू को धमकाया भी, मगर फैजू ने इग्नोर किया और साफ साफ इनकार किया, जिसकी वजह से अरशद को मजीद गुस्सा आने लगा और उसने ये बात अपनी ईगो पर ले ली। अरशद ने फैजू को मारने के लिए एक प्लान बनाया ताकि ये इसको मारकर लोगों पर अपना रौब जमा सके कि जो भी इसको भत्ता देने से इनकार करेगा उसके साथ यही होगा। कुछ महीने गुजरे, अरशद पप्पू ने फैजू को किडनैप करके कत्ल कर दिया और इसकी जिम्मेदारी भी ली कि फैजू मामा को हमने मारा है क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया था। फैजू मामा के कत्ल ने लियारी को और भी भड़का दिया। लोग अरशद पप्पू से डरने लगे और इसको भत्ता देने लगे। यहीं से अरशद पप्पू का राइज और रहमान डकैत का डाउनफॉल शुरू होता है। 2005 एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसके नाम से बड़े बड़े डॉन्स भी डरते थे। एसएसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, जो अपने ऑपरेशंस और इनकाउंटर्स की वजह से बहुत मशहूर था। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊँगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। जब लियारी का क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो गवर्नमेंट ने एक फोर्स बनाई, लियारी टास्क फोर्स। इसका मकसद था लियारी से क्राइम को खत्म करना। पुलिस ने 2006 में एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। इनको खुफिया खबर मिली कि रहमान किसी घर में अपने साथियों के साथ बैठा है। पुलिस ने उस घर को घेर कर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और क्लेम किया कि रहमान हमारी कस्टडी में है। मगर रहमान के पॉलिटिकल लिंक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। उसने उनको यूज किया और कुछ ही महीनों में वहां से निकल गया। 18 अक्टूबर 2007 जब बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ था, 140 से ज्यादा अफराद मारे गए थे। तब रहमान डकैत ही था जिसने उनकी जान बचाई थी। इसी वजह से रहमान को पीपल्स पार्टी बहुत ही सपोर्ट करती थी। मगर वक्त के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी रहमान से अपना हाथ उठा लिया, क्योंकि रहमान अपनी ताकत और अवाम के सपोर्ट को लेकर इनको भी आंखें दिखाता था, जो इनके लिए आगे चल के खतरा बन सकता था। अब रहमान के पॉलिटिकल लिंक्स के साथ साथ गैंग लिंक्स भी वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से पुलिस का इसको पकड़ना और आसान हो गया था। यहाँ रहमान कमजोर हो रहा था और वहाँ पुलिस इलाके के हर घर को छान रही थी। 2009 कुछ न्यूज़ के मुताबिक रहमान डकैत पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, मगर रहमान की मौत आज भी एक मिस्ट्री ही है। कुछ का कहना है कि रहमान को उसके राइवल गैंग्स ने मारा, कुछ कहते हैं कि इसको एजेंसीज ने मरवाया और कुछ कहते हैं कि चौधरी असलम ने इनकाउंटर में मारा था। मगर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। पुलिस को लगा कि रहमान को खत्म करने के बाद कराची से गैंग वॉर खत्म हो जाएगी, मगर पुलिस ये नहीं जानती थी कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी खौफ मजीद बढ़ना है। अभी तो लोगों के सर के साथ फुटबॉल खेला जाना है। रहमान की मौत के बाद भी कराची में गैंग वॉर का सिलसिला आज तक नहीं रुका। अब रहमान की कुर्सी पर बैठने वाला था उज़ैर बलोच।